उसमें भाई टिकट आपको आने जाने का पर पर्सन का अराउंड 1700-18,000 तक, हर तरीके का रूम, जैसा आपका बजट सूट करता है, जैसा रूम। जब आप यात्रा करते हो तो हिमकोटी के बाद वेदर चेंज होने लग जाता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम पूरा ये जो व्लॉग कर रहे हैं, ये पूरा व्लॉग होने वाला है भाई वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन व्लॉग होने वाला है कि भाई आपको देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, बुकिंग कहाँ से करनी है, यात्रा के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क कौन सा अच्छा है चलेगा वहाँ पर, इसकी के साथ बेस्ट टाइम टू विज़िट कौन सा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस ना, जब आप वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे वीडियो को देखते हुए, तो वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होंगे। इसी के साथ गाइस शुरू करते हैं वैष्णो देवी यात्रा के बारे में स्टार्टिंग से। सो गाइस, वैष्णो देवी यात्रा का अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, तो वैष्णो देवी यात्रा के साथ ही सबसे पहले आप वैष्णो देवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जो वैष्णो देवी की ऑफिशियल ऐप है उसको सबसे पहले आप लोड करके जो जो सारे कैटेगरीज वहाँ पर अवेलेबल हैं बुकिंग के लिए, सबसे पहले आप वो सारी चीज़ें देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा आइडिया लगने वाला है। लाइक अगर आपको वहाँ पर पूजन कराना है तो उसके लिए प्री बुकिंग है। लाइक अगर आपको वैष्णो देवी भवन के पास ही डोरमेट्री बुक करना है तो उसके लिए भाई ऑनलाइन बुकिंग है। देखो भाई, ऑफलाइन बुकिंग भी होती है, बट ऑफलाइन बुकिंग का सीन ये है कि वहाँ पर जब ऑनलाइन लाइक अगर 10 बेड अवेलेबल है और अगर ऑनलाइन बुकिंग 10 बेड की आ गई, तो फिर भाई ऑफलाइन बुकिंग वो नहीं लेते हैं। सबसे पहले वो ऑनलाइन बुकिंग के टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जितने बैलेंस रह जाते हैं उनके पास, उसको वो ऑफलाइन में देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन का चांस ऑलमोस्ट नो के बराबर है। इसीलिए भाई ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। ऑफिशियल साइट और ऐप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लो, ऐप लोड कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, बुकिंग कर लेना। ये भाई होगी बुकिंग की बात। इसी बुकिंग के अंदर भाई वैष्णो देवी अगर आप जा रहे हो तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि केबल कार कैसे बुक करनी है, या फिर इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो कैसे बुक करनी है, या फिर जो ट्रॉली है उसकी बुकिंग कैसे होएगी, जो कि रोप वे है। तो भाई ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए आपको जम्मू के कटरा में पहुंचना पड़ेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कटरा शहर के अंदर आपको पहुंचना पड़ेगा। यहाँ आने के कई सारे रास्ते हैं। बाय रोड आप आ सकते हैं, बाय रोड का हमने व्लॉग डाला हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, बाय रोड ट्रिप का व्लॉग। बाय ट्रेन आप आ सकते हैं। बाय ट्रेन जो जाती है वो वैष्णो देवी कटरा के नाम से ही आपको पेटीएम पे भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। सो भाई, ट्रेन जो अपनी वंदे भारत है, जो कि स्पेशली कटरा या वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो बनाई गई है, उसमें भाई टिकट आपको आने जाने का पर पर्सन का अराउंड 1700-1800 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बुकिंग का याद रखना, बुकिंग आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स प्रायर करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2 मंथ तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि एंड टाइम पे इवन आफ्टर 1 मंथ भी भाई बुकिंग नहीं मिलेगी आपको फॉर ट्रेन। और बाय एयर आना चाहते हो तो जम्मू का एयरपोर्ट नियर बाय है, जम्मू की फ़्लाइट आप बुक कर लेना। जम्मू से आपको लोकल टैक्सी या बस मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप कटरा पहुंच जाओगे। कटरा पहुंचकर आपको जो रूम्स चाहिए, तो रूम का कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल वगैरह भी मैंने डाली है। जो मैंने बुक किया था मैं तो उसी का ही डाल सकता हूँ, उसी का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा रूम अच्छा था, मेरे को रूम में प्रॉपर अच्छी फैसिलिटी मिली। पूरा उन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, पूरा उन लोगों ने कोऑपरेट भी किया। तो भाई अपना रूम बढ़िया था। मेरा होटल था द रॉयल भूमेश, उसकी भी डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल में डाल दूंगा। मेरे को जो रूम कॉस्ट करा था वो अराउंड 1700 पर डे किया था, बट रूम वहाँ पर वैष्णो देवी में आपको 400 से लेके 2000 तक
हर तरीके का रूम, जैसा आपका बजट सूट करता है, जैसा रूम आपको चाहिए, हर तरीके का रूम आपको मिल जाता है। वेदर की बात करें तो भाई वेदर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा अपने दिल्ली फरीदाबाद में उससे थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, अगर लाइक दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 40 है तो भाई कटरा के अंदर आपको मिलने वाला है 30-35 लाइक दैट, है ना। मतलब उतना तो नहीं है बट उससे थोड़ा डाउन है, बट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ एकदम आपको ठंड लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई आपको एक एसी रूम की ज़रूरत बिल्कुल वहाँ पड़ने वाली है अगर आप समर्स में जा रहे हो, और अगर आप विंटर में जा रहे हो तब तो आपको पता ही है। और इसी के साथ अगर आप भवन पे रूम बुक कर रहे हो तो भाई भवन पे पहले बता देता हूँ, हिमकोटी के बाद जब आप यात्रा करते हो तो हिमकोटी के बाद वेदर चेंज होने लग जाता है, तो भवन पे ठंड होती है, तो वहाँ पर तो आपको हल्का एक स्वेटर रखना ही पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि भवन पे टेम्परेचर ठंडा ही रहता है भाई, वो बिल्कुल टॉप पर है। इसी के साथ गाइज आगे से अब शुरू करते हैं यात्रा को। जब आप कटरा शहर पहुंच जाते हैं तो कटरा पहुंचने के बाद भाई आपके पास ना 3-4 ऑप्शंस हैं। आपको उन 3-4 ऑप्शन में से कहीं पर भी, लाइक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से भी आप यात्रा का RFID कार्ड बनवा लें। RFID कार्ड, तो RFID कार्ड के बिना आपका एंट्रेंस नहीं हो पाएगा। RFID कार्ड बनवाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल अपना नेम बताना है, अपना ID प्रूफ दिखाना है और आपका कार्ड आपको उसी समय मिल जाएगा। सिंपल आपको हल्का सा लाइन में लगना पड़ेगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं, डोरमेट्री अवेलेबल है, और उसी कॉम्प्लेक्स में ही RFID कार्ड भी बनता है, तो आप RFID कार्ड वहाँ से बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप RFID कार्ड वहाँ से बनवा लें, या आप रेलवे स्टेशन से बनवा लें, या फिर आप फाउंटेन चौक के पास भी जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, जो कि मैंने भी अपने यात्रा वाले व्लॉग में दिखाया हुआ है। तो भाई RFID कार्ड आपके होटल वाले भी आपको रेफ़र कर देंगे कि कहाँ से बनवाना है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। RFID कार्ड आपका कहीं से भी बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। ये सिर्फ एक आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आपको कार्ड दिया जाएगा, जो कि आपको वियर करना है थ्रू आउट योर यात्रा। जैसे ही आपकी यात्रा ख़त्म होगी, आप वापस दर्शनी द्वार पे पहुंचेंगे, आपको कार्ड वापस दे देना है, दैट्स इट। RFID कार्ड सिर्फ आपकी यात्रा के लिए। तो सबसे पहले भाई अपना RFID कार्ड बनवा लें, उसके लिए अपना एक ID प्रूफ ज़रूर कैरी करें। इसी के साथ गाइस जब आप RFID कार्ड बनवा लेंगे, आप सबसे पहले, आप देखो वीडियो में साइड में भी देख सकते हो, मैंने शो किया हुआ है, आप सबसे पहले पहुंचेंगे फ्रिस्किन पॉइंट पर, यहाँ पर। और ये फ्रिस्किन पॉइंट जो है ना भाई, ये दर्शनी द्वार भी इसको बोला जाता है, मेन इसका दूसरा नाम दर्शनी द्वार है। और जब इसकी लॉन्चिंग की गई थी तो वहाँ पर दर्शनी द्वार के नाम से ही की गई थी। तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे, यहाँ आपकी चेकिंग होएगी, थॉरो चेकिंग होएगी, प्रॉपर चेकिंग होएगी। आप अपने साथ अगर कोई कैमरा लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैमरा, तो भाई वो अंदर अलाउड नहीं है। लैपटॉप, बैटरी वगैरह ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो इनको ना लेके जाएं। यही सारी वार्निंग वहाँ पर लिखी भी हुई है। हाँ, मोबाइल फ़ोन ज़रूर कैरी कर सकते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू फ़ोटो वगैरह वो तो आप ले ही सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन ले जाएं। इसी के साथ गाइस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। जम्मू शहर पहुंचने के बाद आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा अगर आपके पास प्रीपेड नंबर है। अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो आपका सिम काम करता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका प्रीपेड नंबर है, रिचार्ज वाला नंबर है, तो भाई आपको एक वहाँ से एक नया सिम लेना पड़ेगा, और वहाँ पर जो सबसे अच्छे नेटवर्क आते हैं भवन तक, वो आते हैं जियो के। तो यार आप जियो का सिम लें अगर आपको वहाँ कटरा के लिए लेना है। अदरवाइज़ अगर आपका पोस्टपेड नंबर है तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। आपका कोई भी वेंडर का सिम हो, मतलब आप कोई भी एयरटेल, वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली आपका वहाँ पर चलेगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद गाइज एंट्रेंस करते ही जब आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं पर आपको बूथ दिखाई देगा। उसी बूथ से ही आप अपना घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, या फिर जो बच्चों के लिए प्रैम है, उसको वहीं से ही बुक कर लें, क्योंकि पैसे आपको उसी बूथ पे जमा कराने हैं। पैसे आपको डायरेक्ट पिट्ठू, पालकी या प्रैम वाले को नहीं देने हैं। और जो पैसे आप जमा कराएंगे पूरी प्रॉपर पर्ची कटेगी, और उसका रेट नीचे से भवन तक, या फिर जो मिडल पॉइंट है जिसको कि अर्धकुंवारी कहते हैं, अर्धकुंवारी तक है। तो अगर आप अर्धकुंवारी तक लेते हैं तो उसका रेट अलग है, अगर आप भवन तक लेते हैं तो उसका रेट अलग है। रेट चार्ट मैंने यहाँ पर वापस से स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आप इसमें से देख सकते हैं। ये रेट चार्ट है भाई, ठीक है, आप इसको प्रॉपरली देख लें।
और अपने हिसाब से अपना बजट बना लें। भाई इसी हिसाब से आप अगर सोचते हैं कि आप थोड़ा सा यात्रा स्टार्ट कर देंगे और बीच में जाकर आप इनको कर लेंगे, तो देखो भाई वो एक लक ऑफ चांस है ना। मैं जब यात्रा में गया था तो एक तो आप अगर यात्रा की स्टार्टिंग से अगर किसी पिट्ठू या पालकी को करते हैं या यात्रा के थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर वहाँ आगे जाके करते हैं तो रेट सेम ही है। जब आपको रेट सेम देना है तो आप नीचे से ही क्यों नहीं कर लेते, और आगे जाके आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसी के साथ गाइस जब आप ये पिट्ठू पालकी पौली या आप प्रेम वगैरह कुछ भी करते हैं तो जिस बंदे को आपने हायर किया है उस बंदे का कार्ड आप ज़रूर ले लें और उसको अपने पास रख लें, और वो जो पर्ची आपको मिलेगी उस बूथ से पेमेंट की, उस पर्ची को आप उन भैया को दे दें जो भी आपका सामान कैरी कर रहे हैं या फिर आप जिनके पिट्ठू या पालकी पर चलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको आप वो पर्ची दे दें। तो इसी के साथ गाइस वो जो कार्ड उन भैया का है वो आपको तभी उन्हें वापस देना है जब वो प्रॉपरली आपको सही तरीके से वहाँ पर पहुँचा देते हैं जहाँ का भी आपने तय किया है। इसी के साथ गाइस जब आप यात्रा अपनी शुरू कर देंगे, सबसे पहले आपको मिलता है, पहुँचते हैं आप बाणगंगा बाथिंग घाट पर। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बाणगंगा बाथिंग घाट है। बाणगंगा बाथिंग घाट की ये स्टोरी है। ये गाइस जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो हनुमान जी ने माता से कहा था कि उनको प्यास लग रही है, तो माता ने बाण मारकर वहीं पर गंगा माँ को प्रकट किया था और फिर हनुमान जी ने वहीं से पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया था, इसीलिए इसको बाण गंगा कहा जाता है। इसी के साथ गाइस एक और इसी में एक बात और कही जाती है कि माता को जब अपने केश धोने थे तो माता ने यहीं पर अपने केश को धोया था इसी स्थान पर, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। तो बाण गंगा और बाल गंगा दोनों ही इसी जगह को इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो गाइस इस जगह पर आप स्नान करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। ये बाण गंगा का घाट है। इसी में आगे एक और घाट आगे आपको मिलता है जिसको कि गीता घाट कहते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आपको थोड़ा सा भीड़ कम पसंद है, अगर आप थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहते हैं, तो भाई आपको जाना चाहिए गीता घाट पे। गीता घाट पे थोड़ा क्राउड भी आपको कम मिलेगा और वाटर लेवल तो देखो सेम ही है, ऑलमोस्ट दोनों तरफ बाणगंगा ही है। गीता घाट पे भी बाणगंगा है और बाणगंगा घाट पर तो बाणगंगा है ही। तो भाई दोनों ही जगह में से सेम ही है, बट आपको क्राउड अगर कम चाहिए तो भाई आपको गीता घाट पे जाना चाहिए। थोड़ा सा वहाँ शांति आपको एज़ कम्पेयर टू बाणगंगा घाट ज़्यादा मिलने वाली है। इसी के साथ गाइस जब आप गीता घाट क्रॉस कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास आता है गीता भवन। तो गाइस आप गीता भवन मंदिर पर पहुंचकर पौराणिक गीता भवन में जो माता हैं उनके दर्शन कर सकते हैं पौराणिक मंदिर के, और साथ ही साथ जो बाणगंगा घाट था उस बाणगंगा घाट पर भी माता के पौराणिक मंदिर के दर्शन आप ज़रूर कर लें स्नान करके। और फिर जब आप इससे आगे बढ़ते हैं गीता भवन से, तो आपको सबसे पहले मिलने वाला है जो पौराणिक है, जो कि चरण पादुका मंदिर है। चरण पादुका मंदिर पर आप पहुंचकर वहां माता के दर्शन करें। ये वो स्थान है जब भैरव बाबा माता के पीछे थे तो माता ने इसी स्थान पर मुड़कर पीछे देखा था कि भैरव बाबा कहाँ है, आ रहे हैं नहीं आ रहे, कहाँ पर है। तो गाइज इसीलिए यहाँ पर माता के पद चिन्ह के निशान हैं और इसीलिए इस जगह को बोला जाता है चरण पादुका मंदिर। तो चरण पादुका मंदिर पर आप माता के दर्शन करें और फिर अपनी यात्रा को आगे की तरफ प्रस्थान करें। सो गाइज चरण पादुका मंदिर क्रॉस करते ही ना फिर आपको सीढ़ियों के ऑप्शंस भी मिलने लग जाते हैं। लाइक आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको बोर्ड पे नज़र आएगा 360 सीढ़ी, 270 सीढ़ी, 512 सीढ़ी, इस तरीके से भाई सीढ़ियाँ हैं अर्धकुंवारी तक। तो आपके ऊपर है, आप सीढ़ी वाला मार्ग चूज़ करना चाहते हैं या जो पैदल मार्ग है यात्रा के लिए वो चूज़ करना चाहते हैं। सीढ़ी मार्ग आप तभी चूज़ करें जब आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, आपको हार्ट का या शुगर का या किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत जल्दी थकेंगे बट आप जल्दी से रास्ता भी कवर करेंगे, दोनों ही चीज़ें हैं। तो सीढ़ी का मार्ग आपको तय करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। और इसी के बाद जब आप
अर्धकुंवारी पहुंचने वाले होंगे तो उससे पहले आपको सबसे पहले रास्ते में पड़ता है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। इंद्रप्रस्थ भोजनालय श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित भोजनालय है और यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते और नॉमिनल रेट्स पर आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। दाल चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, पनीर रोटी मिलती है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अराउंड 45 रुपये के आसपास आपको राजमा चावल की प्लेट मिलती है, 45 रुपये की आपको कढ़ी चावल की भी मिलती है। तो इसी तरीके से भाई आपको जो पसंद हो आप खाना ले सकते हैं और अर्धकुंवारी पर पहुंच सकते हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद भाई आपको सबसे पहले वहां पर मिलती है गुफा, जिसको कि गर्भ जून भी बोला जाता है। अब गर्भ जून की भाई कुछ ऐसी मान्यता है कि गर्भ जून के अंदर जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक आता है, इसी तरह माँ भी यहाँ 9 महीने तक रुकी थी इसी जगह स्थान पर। इसीलिए गर्भ जून की ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करते हैं, अंदर गर्भ जून में जाते हैं, तो जीवन में एक ही बार यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में एक ही बार जाता है, इसीलिए इस गुफा में भी गर्भ जून में भी एक ही बार आप जाएं। बाकी आपके ऊपर है। और गर्भ जून के लिए जो अभी का टाइम चल रहा है, वेटिंग टाइम, वो अराउंड 24 आवर्स का चल रहा है। तो 24 आवर्स की आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। अर्धकुंवारी पर भी काफ़ी सारे भवन हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं और जहाँ पर आप आगे की यात्रा अगले दिन प्लान कर सकते हैं यहाँ पर रुक कर। लेकिन आपको 24 घंटे की वेटिंग मिलने वाली है। इसी के साथ गाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टोकन अप्लाई कर दें और आप यात्रा में आगे निकल जाएं, फिर वापसी में आकर आप गर्भजून गुफा में दर्शन कर लें। तो दोनों ही ऑप्शन है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और अर्धकुंवारी से भाई जब आप क्रॉस करते हैं तो आपको साकेत भोजनालय, शिवा भोजनालय ऐसे करके, और हिमकोटी पर फिर आप पहुंचते हैं तो हिमकोटी से आपका वेदर भी बदलना स्टार्ट हो जाता है और हिमकोटी पे आपको मिलेगा सबसे बढ़िया डोसा पॉइंट। अब डोसा पॉइंट में भाई हम हर बार जब भी यात्रा में गए तो डोसा पॉइंट पे ही डोसा खाना ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि चावल राजमा वगैरह में हमें हर जगह अवेलेबल है, बट डोसा पॉइंट वहीं पर अवेलेबल है, तो इसलिए डोसा खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और रेट्स उसका भी नॉमिनल है, 50 या 55 रुपीज़ का आपको डोसा वहाँ पर मिल जाता है। हिमकोटी से अर्धकुंवारी अराउंड 2 से 3 किलोमीटर है। टोटल यात्रा 12.5 किलोमीटर की है और हिमकोटी के बाद फिर भवन रह जाता है अराउंड 3 किलोमीटर। तो फिर उसके बाद गाइज आप भवन पहुँच सकते हैं और भवन पहुँचकर वहाँ पर आपको दुर्गा भवन भी दिखाई देगा, जहाँ से कि आप हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी, हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह के बारे में भी बात कर सकते हैं। बट गाइज हेलीपैड, हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी करा सकते हैं। और इसी के साथ गाइज आपको कटरा हेलीपैड, ट्रिब्यूट भवन और भी कई स्थान और उनकी ऑफिशियल श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप करा सकते हैं। तो गाइज जब आप भवन में दर्शन करेंगे तो भवन पे भी अभी स्काई वॉक का भी काम चल रहा है। स्काई वॉक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो में साइड में देख भी सकते हैं। ये स्काई वॉक है गाइज। अभी फ़िलहाल आपको शायद नीचे से जाना पड़े, बट नवरात्रों तक अगर आप जाते हैं तो स्काई वॉक पूरा चालू कर दिया जाएगा। सीधा आप फिर स्काई वॉक के थ्रू भवन का दर्शन कर सकते हैं, भवन में माता का दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज आप फटाफट से यहाँ पर आएँ। भवन पहुंचकर आप बाथिंग घाट है, उस बाथिंग घाट में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करके भवन पे ही अगर आपका डोरमेट्री बुकड है तो आप पहले डोरमेट्री में जाकर अपना सामान वगैरह रख के और फिर दर्शन करने जा सकते हैं। और फिर इसी के साथ भाई दर्शन करने में आपका जो टाइम लगने वाला है वो बता देता हूँ। राउंड आपके, अगर आप बाथिंग घाट पर जाते हैं, स्नान करके दर्शन करते हैं, तो राउंड आपके 2 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। और गाइज़ जब आप दर्शन कर वापस आएंगे तो फिर आपको रोप वे की लाइन में लगना है। रोप वे की लाइन जो लास्ट गेट क्लोज होता है वो होता है 5:30 बजे नीचे से जब आपको भैरव घाटी जाना है थ्रू रोप वे। तो अगर आप भैरव बाबा के बता दूं, अगर आपने वैष्णो देवी माता के दर्शन करें तो ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो गाइज़ अगर आप पैदल मार्ग से जाना चाहते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए तो पैदल मार्ग से जा सकते हैं। भैरव बाबा की 3 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है
और वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी स्टीप है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोपवे की 100 रुपये की टिकट है अप एंड डाउन की, भैरव घाटी जाना और वापस आना 100 रुपये की टिकट है पर पर्सन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप रोपवे ले सकते हैं। रोपवे का गेट जो फाइनल क्लोज़ होता है मैंने आपको बताया 5:30 क्लोज़ होता है। लाइन काफ़ी आपको लंबी दिखेगी रोपवे की, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। लाइन जब मूव होती है तो एक ही साथ काफ़ी ज़्यादा आगे तक मूव होती है। 45 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा ऑलमोस्ट रोपवे की लाइन क्लियर करने में, टिकट मिलने में। और उसके बाद आप भैरव घाटी जा सकते हैं, वहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के वहीं पर दर्शन है, जो कि भैरव बाबा के साथ ही विराजमान है। हनुमान जी और भैरव बाबा के दर्शन कर कर आप फिर उसके बाद जो भैरव घाटी का पूरा व्यू है वो पूरा व्यू पॉइंट देख सकते हैं। भैरव घाटी के वहाँ जो व्यू पॉइंट है ये आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, यहाँ से भी आप भवन के दर्शन कर सकते हैं और फिर वापस रोपवे लेकर भवन पर पहुंच सकते हैं। तो गाइज़ आप अपना प्रसाद वगैरह, भेंट प्रसाद वो नीचे ही भवन पे जब आप बाथिंग घाट के पास पहुंचेंगे तो वहीं पर ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप भेंट प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें आप पहले ही ले जा सकते हैं, भैरव घाटी के लिए भी, माता के मंदिर के लिए भी। इसी के साथ गाइज़ अगर आपको वहीं पर डॉर्मेट्री में रुकना है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप वापसी आ सकते हैं। यात्रा 24 घंटे चलती रहती है, मार्ग 24 घंटे के लिए खुला रहता है और 7 दिन के लिए खुला रहता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप रात को वापसी उतरेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, दिन में चढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। गाइज़ अब इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बैटरी कार है, जो कि वहाँ पर अवेलेबल है फ्रॉम अर्धकुंवारी टू भवन। अब गाइज़ अगर आपने पहले से बुकिंग कराया है तो अर्धकुंवारी से ना आपको भवन तक बैटरी कार मिलती है। बैटरी कार आप ले सकते हैं और बैटरी कार में जाने और आने की दोनों टिकट्स बुक कर सकते हैं। बैटरी कार के जो स्लॉट्स हैं वो मैं यहाँ पर साइड में वीडियो में डाल दिए हैं। इन स्लॉट के हिसाब से ही भाई बैटरी कार चलती है। तो आप अपनी जो यात्रा है वो इसी हिसाब से प्लान करें कि नीचे से जब आप अर्धकुंवारी पहुँचें तो आप इसी स्लॉट के हिसाब से पहुँचें और इस स्लॉट के हिसाब से जब गाड़ी चले तो आपको वहाँ पर वेट ना करना पड़े। और गाइज़ अगर आप अर्धकुंवारी प्रॉपर जाएंगे तो बैटरी कार नहीं मिलेगी। बैटरी कार और अर्धकुंवारी के अंदर 400 मीटर का अंतर है। बैटरी कार वाला रास्ता पहले ही पड़ जाता है, अर्धकुंवारी का 400 मीटर और ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आपको बैटरी कार से जाना है तो आपको बैटरी कार वाले मार्ग पर चलना पड़ेगा, ऊपर अर्धकुंवारी नहीं जाना है फिर। और गाइज़ बैटरी कार के स्लॉट का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आप नीचे से आ रहे हैं तो आप अपनी एक घोड़े, पिट्ठू, पालकी या अपनी यात्रा को ऐसे प्लान करें कि आप अर्धकुंवारी, अगर आप पैदल मार्ग से चल रहे हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे अर्धकुंवारी पहुंचने में या बैटरी कार के पॉइंट तक पहुंचने में। अगर आप यात्रा पैदल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट करके चल रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे आपको लगने वाले हैं अर्धकुंवारी तक। तो आप अपनी यात्रा इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। और इसी के साथ गाइज़ अब क्लॉक रूम के बारे में बात कर लेते हैं। क्लॉक रूम भाई यात्रा में आपको बहुत सारी शॉप्स पे, गीता भवन के आसपास भी 24 आवर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यात्रा के अंदर जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं तो आपको क्लॉक रूम, लॉक रूम ये सब लेने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, दर्शन करके आ सकते हैं, फिर वापस अपना सामान ले सकते हैं। और शेयरिंग बेसिस पे भी आपको लॉक रूम मिल जाएंगे। अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे चाहिए तो आप शेयरिंग बेसिस पे भी लॉक रूम ले सकते हैं। और इसी के साथ गाइज़ अगर आप अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं तो अर्धकुंवारी से आप टनल के थ्रू हिमकोटी मार्ग पे वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप टनल के थ्रू वहाँ हिमकोटी मार्ग पे वापस से कनेक्ट करते हो तो वो भी आपका ऑप्शन है। और अगर आप अर्धकुंवारी नहीं जाना चाहते, आप नीचे से डायरेक्ट बैटरी कार वाले रास्ते से जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। और गाइज़ भवन के बारे में अब बता दूं तो जब आप भवन पे दर्शन करेंगे तो भवन में भाई देखो फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, भवन के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आपको फ़ोन, पर्स वगैरह आप सिर्फ अपने पैसे लेके जा सकते हैं और प्रसाद, ये 2 चीज़ें आपके साथ जा सकती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं जाएगी। फ़ोन आपका वहीं रखवा लिया जाएगा। तो आप लॉक रूम, क्लॉक रूम वगैरह पहले ही ले लें। शेयरिंग बेसिस पे लेंगे या सेपरेट लेना है वो आपका ऑप्शन है। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो वहीं पर दुर्गा भवन में आपका कोई एक टीम मेंबर रुक जाए,
उसके पास आप सारी चीज़ें होल्ड करा दें, आप दर्शन करके आएँ, फिर वो भी अपना दर्शन करके आ सकते हैं। बट इतनी ज़्यादा देखो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लॉक रूम लॉक रूम के इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आप उनको ले लें और आराम से अपना सामान वहाँ रख के निश्चिंत होकर दर्शन कर आएँ। इसी के साथ गाइज़ यात्रा के बारे में, अगर जो बेस्ट टाइम है यात्रा स्टार्ट करने के लिए, पैदल अगर आपको करनी है या अगर आप पिट्ठू पालकी से भी करनी है, तो वो अर्ली मॉर्निंग का है। अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे अगर आप यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आप शाम को 8 या 8:30 बजे तक वापसी आ सकते हैं। भैरव घाटी के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके शाम को आप वापस आ सकते हैं। बट अगर गाइज़ आपने सुबह थोड़ा सा लेट कर दिया, नाश्ता वगैरह करने में लग गए और ज़्यादा लेट किया, मतलब नाश्ता करके निकले और 11 साढ़े 11 तक यात्रा स्टार्ट करी, तो गाइज़ वापसी तो आप आ ही सकते हैं, मतलब 24 आवर्स यात्रा ओपन है, बट आप काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगे और हो सकता है कि रात के 1-2 बजने के डर की वजह से आप शायद वापसी ना आए, क्योंकि फिर वहाँ से आपको अपने होटल पहुँचने में भी दिक्कत आ सकती है। ऑल्दो यात्रा ख़त्म करके जब आप वापस आएंगे तो फिर ऑटो भी 24 आवर्स, क्योंकि यात्रा चलती है तो ऑटो भी 24 आवर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो वो इशू आपको नहीं है। बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे यात्रा को प्लान करना चाहते हैं और कितने घंटे में कवर करना चाहते हैं। जनरली अगर हल्का फुल्का रेस्ट लेते हुए आप यात्रा करते हैं तो भवन तक पहुंचने में आपके 5.5 घंटे के आसपास लगेंगे, 5.5-6 घंटे। और वापसी में जब आप उतरेंगे भवन से नीचे तक तो 3.5 घंटे के आसपास आपके लगेंगे। अगर आप ठीक ठाक चलते हैं, ठीक ठाक रेस्ट लेके आराम से आते हैं, आराम से चलते हैं, तो 3.5 घंटे उतरने के और 6 घंटे ऊपर चढ़ाई के, ये हो जाते हैं गाइस आपके 9.5 घंटे। बाकी आप जितने भी घंटे हैं वो आप लगा लो, वो सारे आपके दर्शन के हैं, ऊपर भैरव घाटी के हैं। तो प्रोबेबली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप 5-6 बजे निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो शाम को आप 8-9 बजे तक वापसी आ पाओगे सारे दर्शन करके माता के। आपको अगर गैप दे के चलना है, आपको आधा अर्धकुंवारी पे स्टे करना है, फिर अगले दिन दर्शन करके आना है, वो आपका ही, आपकी मर्जी, आप ऐसा कर सकते हैं। यात्रा 24 आवर्स ओपन है। इसी के साथ गाइज़ अगर बजट की बात करूं तो पर पर्सन आपका जो खर्चा आने वाला है वो अराउंड आने वाला है भाई 5,000 रुपये के आसपास। अगर आप अपना 5,000 का बजट लेके चलते हैं पर पर्सन, तो आप आराम से यात्रा को ईज़िली कर सकते हैं। देखो, आपका आने जाने का टिकट हो जाएगा 1,700 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आपका खाने वगैरह का, अगर आप सिंगल डे में यात्रा कवर करते हैं तो भी आपका 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का है और 1 दिन वहाँ ठहरने का है। तो यात्रा के दौरान आप जो खाने पीने पे खर्चा होगा वो 200 से 300 रुपये हो सकता है, ठीक है। और आपका जो ट्रेन के अंदर अगर आप टिकट लेते हैं 1,700 का आने जाने का, तो ट्रेन के अंदर आपको वंदे भारत में थोड़ी थोड़ी देर में खाना ट्रेन के थ्रू ही आता रहेगा, मतलब रेलवे स्टाफ के थ्रू आपको खाना मिलता रहेगा, वहाँ आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होना है। इसके बाद होटल जो आप बुक करेंगे वहाँ पर आपका थोड़ा एक्सपेंस होगा, वहाँ आप खाना वगैरह ले सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपका 300-400 रुपये ही होगा वहाँ भी। तो मोटा मोटी अगर हम पकड़ के चलें, अगर आप होटल लेते हैं 1,000 रुपये का भी, या अगर आप 1,500 का भी होटल लेते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 3,000-3,200 रुपये। और उसके बाद आप 1,000 रुपये टोटल में अपना फूडिंग एक्सपेंस पकड़ लो, तो ये हो जाते हैं आपके 4,200 रुपये। 200 से 300 रुपये आप पकड़ लो। और अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं उस चीज़ के, और इसी के साथ गाइज आप ले सकते हैं 100 रुपये जो रोपवे आप लेंगे उसके। तो मोटा मोटी 5,000 रुपये के अंदर आपका ना मोर और लेस एक अच्छा दर्शन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। बाकी उसके ऊपर तो नो बार नो लिमिट, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। पिट्ठू पालकी वगैरह का जनरली अगर मैं आपको आइडिया दूं तो भाई भवन तक के शायद वो लेते हैं शायद 1,600 रुपये वैसे लेते हैं। वैसे मैंने रेट कार्ड आपको शेयर किया हुआ है। घोड़े वगैरह अगर आप बुक करते हैं नीचे से भवन तक तो शायद 1,600 रुपये वो लेते हैं। और वापसी में तो देखो ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाने के लिए घोड़ा बुक कर लेते हैं और वापसी में पैदल आते हैं मार्ग में, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपका टाइम सेविंग भी होता है और आपको थकान भी कम होती है। तो जैसा भी आप प्लान करना चाहें कर सकते हैं।
इसी के साथ गाइज एक छोटा सा क्वेश्चन सबके माइंड में ही आता है कि कटरा आ रहे हैं तो कहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह लें, कहाँ से प्रसाद लें, कहाँ से अखरोट वगैरह लें। तो उसके लिए भी गाइज मैंने ये देखो ये आपको छोटा सा वीडियो शेयर कर दिया है, ये जो साइड में चल रहा है। अपने को तो यही थोड़ा सा गंगाराम पंडित जो है ये वाला स्टोर थोड़ा सा समझ में आया था। कोई प्रमोशनल नहीं है, मेरे को कोई प्रमोशन नहीं करनी है, जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे समझ में आया भाई वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, बट मुझे ये वाला नज़र आया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रेट्स हैं, आप कोई भी जाइए, बच्चा जाइए, बड़ा जाइए, सेम क्वालिटी है, सेम रेट्स हैं, कोई अप एंड डाउन वाला सिस्टम नहीं है। इसी के साथ गाइज़ अगर कुछ भी और मेरे से छूट गया हो, कुछ भी और रह गया हो, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नहीं हो भाई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज़। और आपके भाई की इंस्टा आईडी है कीपिंग योर लाइफ 05, भाई जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लो। और इसी के साथ गाइज़ मिलता हूँ आपसे दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल।